हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारे पास जो गाइस जो सीधा सीधा इन्होंने टॉपिक पूछा है कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी या फिर इंपॉर्टेंस उसकी बतानी है। फंक्शन यानी जो वो फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, और इंपॉर्टेंस यानी जो उसका महत्व है। ठीक है, तो शुरुआत हम किस तरीके से गाइस करेंगे। हम लोग पहले एजुकेशन साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दे देंगे। ठीक है, अब हमें इसे वन बाय वन तोड़ना है। सीधे सीधे एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन दे देनी है और उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए ये सब पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि अध्यापन में सहायक, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, अध्यापन में सहायक होता है। यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उसमें क्या है, हेल्पफुल है। किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ाना है, शिक्षा मनोविज्ञान दोनों चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताता है। अगला पॉइंट है गाइस, उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक, यानी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो किस मेथड से उसे पढ़ाया जाए, क्या टेक्निक उसमें लगाई जाए, ये सब चीजें कौन बताता है, शिक्षा मनोविज्ञान। थर्ड पॉइंट है गाइस यहाँ पे, बालकों के विषय में जानकारी प्राप्ति में सहायक। हर बच्चे का गाइस इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, तो उसको रीड आउट करने में, अंडरस्टैंडिंग में कौन हेल्पफुल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फोर्थ पार्ट है, उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक, यानी जो भी हमने करिकुलम सेलेक्ट किया है वो सही भी है या नहीं, ये चीज कौन डिसाइड करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। पांचवा पॉइंट है गाइस, अनुशासन स्थापना में सहायक, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है। अगला पॉइंट है गाइस, समय सारणी बनाने में सहायक। समय सारणी यानी टाइम मैनेजमेंट, जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना, उसमें भी सहायक है। अगला पॉइंट है गाइस, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, उसने सोचा कि मुझे भविष्य में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, और लक्ष्य उसकी किसी और चीज के, तो जो भी वो बनना चाहता है या फिर जो क्वालिटीज उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, उन चीजों को मतलब गोल अचीव करने में वो हेल्पफुल करता है, एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गाइस, शिक्षक व्यवहार के शुद्धिकरण में सहायक। ठीक है, 8 पॉइंट गाइस ये हो चुके हैं। अभी आगे 2 पॉइंट और मैं लिखा देती हूँ ताकि ये 10 कंप्लीट हो जाए, तब तक आप इसे नोट कीजिए। अगला पॉइंट है गाइस, अभिप्रेरणा पर बल। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। उम्मीद है गाइस अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और बालक के व्यक्तित्व यानी जो उसकी पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है। अब गाइस इसे एक्सप्लेन करके हम नोट्स के मीडियम से पढ़ेंगे और उसके लास्ट में हम लोग इसके आंसर राइटिंग के टेक्निक को देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आया और किस तरीके से हमने आंसर दिया। इस बात का ध्यान पहले भी मैंने आपको गाइस बताया है कि इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, बट आपको क्या पकड़ना है, जो मेन वर्ड है उसमें जो आपको लीड दी हुई है कि उसने एक्चुअल में पूछा क्या है, ठीक, उसी के बिहाफ पे आप कंप्लीट आंसर को राइट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग है। इस कथन के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रिंसिपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. With the reference to this statement, explain the utility of knowledge of educational psychology for secondary school teacher. तो गाइस यहाँ पे आपको इतना घबराने और परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझ में आ चुका है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, ठीक है, और सीधा सीधा पूछा गया है कि इसकी उपयोगिता स्पष्ट करनी है, यानी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको आंसर लिखने की टेक्निक को सीधा सीधा हम देखेंगे। क्वेश्चन में उलझना नहीं है गाइस, जितना आपको पूछा गया है आपको उतना ही बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पहले हम इंट्रोडक्शन में शिक्षा मनोवैज्ञानिक का एक थोड़ा सा परिचय दे देंगे शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक, मैंने एक डेफिनेशन ले ली स्किनर की। ठीक है, स्किनर के मुताबिक शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो जो ये शैक्षणिक परिस्थितियां हैं इसमें जो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है इसको ही क्या हम कह देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, अगली हेडिंग मैंने डाल दी, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का छात्र तथा अध्यापकों के लिए महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर बोथ एज वेल एज स्टूडेंट एंड अ टीचर। ठीक है,
अब इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व तथा उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब वही पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं गाइस, जो हम लोगों ने बोर्ड पे पढ़े थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है गाइस, अध्यापन में सहायक। जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापकों के लिए विशेष महत्व है। ठीक है, वास्तव में अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के फलस्वरूप अध्यापन कार्य में विशेष रूप से सहायता मिलती है। इतना चीज़ क्लियर हो गया गाइस। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के परिणाम स्वरूप अध्यापक बालकों की स्वभागत, ठीक है, जो स्वाभाविक होता है ना, उनमें विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि को सरलता से समझ लेते हैं। ठीक है, और इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान शिक्षण कार्य को सरल तथा उत्तम बनाने में सहायक होता है। इतना चीज़ क्लियर हो गया गाइस। जब एक टीचर एक बच्चे की फीलिंग्स को समझेगा, उसके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं एजुकेशन को लेकर, वो समझेगा, तभी तो वो उसके मनोभावों को समझ के तभी तो वो उसकी हेल्प कर पाएगा, तभी तो वो आराम से उसे पढ़ा पाएगा। ठीक है गाइज, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है गाइज, पॉइंट 2, उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक। अब टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को, ठीक है, उसके लिए क्या देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी के साथ ही साथ उसे इस बात की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार के बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाना अधिक लाभप्रद रहेगा या लाभदायक रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाली उपयुक्त विधियों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो गाइस, जाहिर सी बात है कि अगर विशिष्ट बालक है, विशिष्ट बालक सपोज करा उसके कान में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, तो इस तरीके के विशिष्ट बालकों को गाइस विशिष्ट मतलब स्पेशल टेक्निक्स के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, सहायता करता है टेक्निक्स को बनाने में, टेक्निक्स को अप्लाई करने में। थर्ड पॉइंट है गाइस, बालकों के विषय में जानकारी प्राप्ति में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक को बालकों की रुचियां, प्रवृत्तियों, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों, उसके विकास के रूप में उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण आदि सभी तथ्यों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इस जानकारी के आधार पर अध्यापकों को बालकों को समझाने में विशेष सहायता प्राप्त होती है। फलस्वरूप उसके अनुरूप अध्यापक को शिक्षा का रूप एवं शिक्षण विधि का निश्चित करने में सफलता प्राप्त होती है। अब गाइस, जाहिर सी बात है कि जब बालक के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं कि बालक को मैथ्स में इंटरेस्ट है, बालक को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में जानेंगे और फिर उसको समझाने में आप हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ को आप उसकी टीचिंग लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस। अगला पॉइंट आपके सामने है फोर्थ, उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण में सहायक। शिक्षा में सर्वाधिक महत्व उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण का होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उचित पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम जो अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो जैसे ही गाइस नॉर्मल पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा मनोविज्ञान को लगा दिया, थोड़ा सा फिलॉसफी को लगा दिया, तो चीज़ें क्या हेल्प होती हैं, साइकोलॉजी लगने से चीज़ों में हेल्प हो जाती है। ठीक है, उचित पाठ्यक्रम प्रोवाइड हो जाता है। इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ गाइस, पांचवा पॉइंट, अनुशासन स्थापना में सहायक। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न, शारीरिक दंड के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति तथा स्वशासन द्वारा अनुशासन स्थापना पर बल देता है। अब गाइस, बात करी डिसिप्लिन की, अनुशासन की, तो अगर सपोज करा कोई बच्चा है स्कूल लेट आ रहा है, तो पता चला टीचर ने उसे पिटाई कर दी, तो पिटाई करने से क्या होगा गाइस, उसका ईगो हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा इस चीज़ का, क्या पता दोबारा उसका पढ़ाई में मन लगे या ना लगे। तो पिटाई करने के जगह उसका क्या प्रेम से समझाना, सहानुभूति देकर उसके परेशानी को जानना कि क्यों बच्चा लेट आ रहा है। तो जब आपको एक साइकोलॉजिकल एरिया मिल जाएगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी, पाथवे मिल जाएगा, तब उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने पे। ठीक है, उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर, समय सारणी बनाने में सहायक। तो शिक्षा मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा विषय कितनी देर तक पढ़ाने के उपरांत बालकों को थकान या ऊब अनुभव होने लगेगी
और इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि किस विषय के बाद कौन सा विषय पढ़ाने से थकान दूर हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर बताई गई समय सारणी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रहती है। अब गाइस, जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोगों के लिए भी टाइम टेबल बनता था, ठीक है। तो जो शुरुआत वाला पीरियड होता था यानी फर्स्ट और सेकंड, उसमें अगर हम साइंस साइड से बिलोंग करते थे तो टफ सब्जेक्ट आ जाते थे, लाइक केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो पीरियड्स जैसे जैसे लंच की तरफ हम लोग फ्लो करते थे, थर्ड फोर्थ पीरियड में थोड़े इजी सब्जेक्ट आ जाते थे, लाइक हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लंच ओवर हुआ, लंच ओवर के बाद फिर जैसे हम फ्रेश फील करने लगे खेल कूद के, फिर से हमें कोई एक टफ सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता था। तो इस तरीके से ये चीज़ चलती थी गाइस, और इसी को टाइम टेबल मैनेजमेंट कहा जाता है, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड है, ठीक। कहता है गाइस, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रतिमानों का निरूपण किया है। इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके शिक्षण विद्यार्थियों के पूर्व व्यवहार को आधार मानकर शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन्हीं के अनुसार अधिगम परिस्थितियों में परिवर्तन तथा सुधार कर सकता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। तो गाइस, जाहिर सी बात है कि जब आपने कोई भी चैप्टर पढ़ाया है तो उसका कोई ना कोई टारगेट जरूर रहा होगा, कुछ भी पढ़ाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। तो उस उद्देश्य को लक्ष्य मानकर आपने पहले से देखा कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चों की मनोदशा कैसी है, तो उस हिसाब ने आपने उस चीज़ को अप्लाई करा, उस चीज़ को पढ़ाया, तभी जाके आप अपने टारगेट तक पहुँच पाए, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर, शिक्षक व्यवहार के शुद्धिकरण में सहायक। बहुत लंबे समय से ये धारणा चली आ रही थी गाइस कि शिक्षक पैदा होते हैं, ना कि तैयार किए जाते हैं, परंतु ये धारणा गलत थी। अब शिक्षकों को तैयार किया जाता है तथा शिक्षक व्यवहार में शुद्धिकरण संभव है। शिक्षक अधिगम मनोविज्ञान ने शिक्षक व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए विभिन्न विधियों को ढूंढ निकाला है। तो गाइस, पहले क्या मानते थे लोग बाग कि जो शिक्षक होते हैं वो पैदा होते हैं, उनको तैयार नहीं किया जाता, शिक्षक पहले से ही होते हैं, जन्मजाति शिक्षक होता है। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, पर अगर उसके व्यवहार में जब शुद्धिकरण, जो नीड है डेवलपमेंट की, अगर वो नीड कंप्लीट हो जाए, एक टीचर की तरह वो बिहेव करने लगे, तब कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन सकता है। उसके लिए भी एक ट्रेनिंग स्पेशल प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ आगे अगले पॉइंट पे पढ़ रहे हैं गाइस हम 9 पॉइंट आपके स्क्रीन पर, अभिप्रेरणा पर बल। शिक्षा मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं तो विद्यार्थियों में वांछित परिवर्तन संभव है अथवा नहीं। अब जाहिर सी बात है गाइस, एक आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से आप 10 बच्चों को भी पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे मतलब कि आपने उन्हें चैप्टर पढ़ा दिया है, लेकिन बच्चे फिर भी उसे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं आपके पढ़ाने के बावजूद भी, और आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर पा रहे। मोटिवेट मतलब किसी भी चीज़ को लर्निंग के लिए, सीखने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पढ़ाने का और कोई फ़ायदा नहीं है उस अधिगम प्रोसेस का, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे ने जब कुछ सीखा ही नहीं तो क्या फ़ायदा हुआ आपका पढ़ाने का, ठीक है। तो यानी इन्फोर्समेंट, आपको उसे इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा, आपको उसे मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, वो चीज़ें सीख सके, ठीक है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं गाइस। लास्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान बालक के चहुमुखी विकास हेतु उपयुक्त वातावरण का ज्ञान प्रदान करता है, जिस कारण शिक्षक बालक के चहुमुखी विकास में अपना पूरा सहयोग दे सकता है, ठीक है गाइस। तो जाहिर सी बात है, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चे का पूरा नेचर टीचर के सामने खोल के रख देता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के तहत जो टीचर है वो पूरा का पूरा बच्चे को जान जाता है। तो जब बच्चे को जान लिया है, बच्चे की एबिलिटीज़ हमें पता चल गई है, बच्चे की वीकनेस हमें पता चल गई है, बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें पता चल गया, उसके हिसाब से तो हम जैसा बच्चे को मोल्ड करना चाहें, जैसा मॉडिफाइड करना चाहें, हम कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब हम लोग फाइनली आंसर टेक्निक सीखेंगे, ठीक है गाइस। जितना अभी तक आपने नोट्स के मीडियम से पढ़ा, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आया होगा। अब फाइनली हम आंसर राइटिंग टेक्निक देख लेते हैं। आंसर राइटिंग टेक्निक में क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग डालनी है जो आपको पूछा गया है, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो आपने डाल दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा गाइस आपको एक डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, सेंटर पे लिखना है इंपॉर्टेंस या फंक्शंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आप टारगेट करके चल रहे हैं उनको यहाँ पे लिख देना है। मैंने 10 पॉइंट्स टोटल लिखा है, तो 5 इस तरफ कर दिए, 5 इस तरफ कर दिए, ठीक है। मैंने नंबरिंग लिखी है, बट आपको नंबरिंग नहीं लिखनी है गाइस, आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं जो आप एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गाइस, उतने ही पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जितने आप एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट मेंशन कर दिए
और एक्सप्लेन 2-4 ही करें, तो गाइस ये आपका पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये आपका नेगेटिव साइड जाएगा, क्योंकि आपने आंसर कंप्लीट नहीं करा है कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना आपने यहाँ पे बताया है उतना आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये आपका मार्क्स बढ़ाएगा तो नहीं पर घटा जरूर देगा, इसलिए जितने पॉइंट्स यहाँ हैं उतने पॉइंट्स एक्सप्लेन करें, ठीक। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंचे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष पे हमने पाया कि शिक्षा की बदलती प्रणाली के अनुसार बालकों का विकास शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से सरलता से हो सकता है, ठीक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शायद कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनिशियल पार्ट, ठीक है, इसेंशियल पार्ट सॉरी फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। इतना चीज क्लियर है। उम्मीद है गाइस आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।